चैप्टर 70 महाविनाश। मगध के भाग्य का निर्णायक दिवस। चैत्र शुक्ला द्वादशी। पाटलिपुत्र के अजय दुर्ग के कंगूरों का जैसे ही सूर्य की प्रथम किरणों ने स्पर्श किया, महान वीर योद्धा पर्वतक ने सामने वाले मैदान से पहला प्रहार किया। पर्वतक एक विशाल काय हाथी पर आरूढ़ था। उस समय वह ऐरावत हस्ती पर विराजमान इंद्र जैसा लग रहा था। वह वीर, धीर और साहसी था, इसलिए वह अपनी सेना में अग्रपंक्ति में चल रहा था। एक के बाद दूसरी विजय प्राप्ति के उल्लास से उन्मत्त उसकी सेना बार बार जय जयकार कर रही थी। दुर्ग को धराशायी करने के लिए पर्वतक ने तीनों ओर से दुर्ग पर आक्रमण किया था। सामने के पक्ष से आर्य, देवदत्त और मालव कुमार ने भी तीव्रता से ईंट का जवाब पत्थर से देना प्रारंभ किया। एकाध घटिका में युद्ध उग्र बन गया और युवराज श्रीनंद की आज्ञा से दुर्ग पर रखी हुई शतघ्नियां गरज उठी। शतघ्नियों के प्रहार से प्रवर्तक की सेना को पीछे हटना पड़ा, किंतु दूसरी ओर भद्रकीर्ति के सहयोग से 10,000 सैनिक गंगा मार्ग से नगर में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। युद्ध होते होते एक प्रहर बीत गया। सम्राट को यह समाचार मिला कि दुर्ग की शतघ्नियों के प्रहार से पर्वतक को पीछे हटना पड़ा है, परंतु किसी ने सम्राट को यह समाचार नहीं दिया कि गंगा का किनारा आज रक्षण कारक नहीं रहा है। एक प्रहर पूर्ण होने पर संदीप को दुर्ग का तोरण द्वार तोड़ने का भार सौंपकर पर्वतक वहां से चला गया। यह देखकर युवराज ने विजय का शंखनाद फूंका, परंतु युवराज को यह ज्ञात नहीं था कि पर्वतक गंगा के मार्ग से अपने 10,000 चुने हुए सैनिकों के साथ नगर में प्रवेश करने के लिए ही यहाँ से गया है। शतघ्नियां गरज रही थी और प्रतिपक्षियों से तीर की वर्षा हो रही थी, परंतु चंद्रगुप्त का नया शस्त्र कहीं दिखाई दे नहीं रहा था। यह देखकर युवराज श्रीनंद अभिमान से मत्त हो उठा था। यह प्रसन्नता केवल आधे घंटे की ही रही। अचानक ही भूकंप जैसे समाचार युवराज के कानों से टकराए। चंद्रगुप्त की सेना गंगा की घाट पर उतर चुकी है और आर्य भद्रकीर्ति चंद्रगुप्त की शरण में चला गया है। यह समाचार सुनते ही युवराज श्रीनंद ने दुर्ग के संरक्षण का दायित्व देवदत्त को सौंपकर स्वयं राजभवन की ओर चल पड़ा और दुर्ग के सैनिक भी विषादग्रस्त हो गए। इस चिंता के शमन होने से पूर्व ही पर्वतक की सेना पाटलिपुत्र में घूमने लगी और दूसरी दिशा में संदीप ने दुर्ग की रक्षा के लिए आक्रमण चालू रखा। राजभवन में श्रीनंद का रथ पहुंचा। सम्राट धननंद चिंता और आशा के बीच झूलता हुआ प्रांगण में ही खड़ा था। श्रीनंद ने रथ से उतरते ही कहा, पिताजी, दुर्ग की रक्षण अशक्य है। क्यों, क्या हुआ? आर्यभद्र कीर्ति ने गद्दारी की है। पर्वतक ने गंगा मार्ग से नगर में प्रवेश किया है। सम्राट ने उसी समय महाप्रतिहार विमलसेन को आज्ञा दी, प्रस्थान की तैयारी करो। विमलसेन तत्काल अंतःपुर गया। राजभवन के सामने वाले मैदान में 2 रथ तैयार खड़े थे। एक रथ में अर्थ का संचय था और दूसरे में परिवार। अंतःपुर से सभी बाहर निकले। उससे पूर्व ही एक अश्वारोही हाँफता हुआ आया और बोला, कृपालो, पर्वतक ने दुर्ग के पूर्व भाग को खुलवा दिया है। चंद्रगुप्त की विराट सेना प्रविष्ट हो गई है। सम्राट धननंद की आशाओं पर पानी फिर गया। उन्होंने दूर खड़ी परिचारिकाओं से कहा, शीघ्रता करो, विलंब मत करो। परिचारिकाएं घबरा गई। श्रीनंद और सम्राट धननंद एक रथ में बैठ गए। महादेवी सुप्रभा अभी अंतःपुर से नहीं आई थी। एक एक क्षण युग जैसा लग रहा था। सम्राट के मस्तक पर मानो काल का चक्र घूम रहा था और उसी समय महामंत्री श्रीयक एक अश्व पर बैठकर वहां आ पहुंचा। वह बोला, प्रभो, विलंब न करें। मालव कुमार वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। देवदत्त को पकड़ लिया है और पर्वतक दुर्ग के एक एक द्वार खोलता हुआ इसी ओर आ रहा है। सम्राट कुछ कहे उससे पूर्व ही महादेवी सुप्रभा, उनकी एक कन्या और 2 छोटे छोटे पुत्र वहां आ पहुंचे। सभी तत्काल रथ में बैठ गए। श्रीयक ने कहा, अपने इष्ट का स्मरण कर आप यहाँ से प्रस्थान करें। मैं यहीं हूँ और जितना हो सकेगा मैं प्रयत्न करूँगा। वक्रनाश आज प्रातः चला गया है। वक्रनाश चला गया? हाँ, आप विलंब न करें।
सम्राट ने अब अपने वैभवपूर्ण राजभवन की ओर देखा और सारथियों से अपने रथ को गतिमान करने को कहा। श्रीयक शांत भाव से सम्राट के प्रस्थान को देखने लगा। उसके मन में एक ही प्रश्न था, कर्म भोगने ही पड़ते हैं, आज या कल। सम्राट के दोनों रथ राजभवन से बाहर निकले, परंतु आने जाने का मार्ग अवरुद्ध था। सामने से सेना सहित पर्वतक आ रहा था। सम्राट ने पीछे देखा। पीछे से चंद्रगुप्त अपनी सेना के साथ आ रहा था। अब सम्राट ने आज्ञा दी, सेना को चीर कर रथ को आगे बढ़ाओ, परंतु ऐसा करना शक्य नहीं था। तेजस्वी अश्व भी वहीं स्थिर हो गए और पर्वतक हाथ में नंगी तलवार लिए वहां आ पहुंचा और रथ में धनानंद को देखकर बोला, कायर, शस्त्र उठा। श्रीनंद रथ से कूद पड़ा, परंतु पलायन करने का मार्ग नहीं था। उसने चारों ओर व्याकुल दृष्टि से देखा। पर्वतक ने आज्ञा के स्वर में कहा, एक तलवार दो। इतने में ही श्रीनंद के चरणों में एक तलवार आ गिरी। हिचकिचाते मन से और कांपते हाथों से उसने तलवार उठाई, परंतु उसके हाथों में अब शक्ति नहीं रही थी। पर्वतक ने एक ही प्रहार से उसके मस्तिष्क को धड़ से विलग कर दिया। ये देखकर सुप्रभा देवी के नयनों से आंसू बहने लगे। घटिका पूर्व का सम्राट धनानंद समय को मान देकर रथ से नीचे उतर गया। 2 क्षणों तक कृपाण युद्ध होता रहा और पर्वतक ने विजय के प्रचंड नाम से के साथ धनानंद को धराशायी कर डाला। धनानंद के दोनों बच्चे रथ में कांप रहे थे। पर्वतक ने दोनों का शिर विच्छेद कर दिया। सुप्रभा चित्कार कर रथ में गिर पड़ी और वह बेहोश हो गई। पर्वतक ने आज्ञा दी, अब रथ को जहां ले जाना है ले जाओ, और पर्वतक अपनी सेना के साथ राजभवन की ओर आगे बढ़ा। मध्याह्न का सूर्य तप रहा था। नगर में चारों ओर मगध के सैनिक मरे पड़े थे, घायल पड़े थे और चित्कार कर रहे थे। राजभवन के प्रांगण में पहुंचकर पर्वतक ने देखा कि महामंत्री श्रीयक वहां प्रांगण में खड़े हैं। पर्वतक ने अश्व पर बैठे बैठे ही कहा, महामंत्री, अब आप आचार्य देव के पास पधारें। महामंत्री को ज्ञात नहीं था कि राजभवन के बाहर मार्ग पर नंदवंश का नाश हो चुका है। वे मौन भाव से पर्वतक के चेहरे की ओर देखने लगे। पर्वतक ने कहा, नंदकुल का नाश हो चुका है, आप आचार्य के पास शीघ्र पधारें। श्रीयक राजभवन से बाहर निकलने के लिए अग्रसर हुआ। कुछ ही दूर पर विमलसेन उनके साथ हो गया। पर्वतक ने अपने सैनिकों से कहा, जो कोई शरण में ना आए उसको मौत के घाट उतार दो और महाराजा चंद्रगुप्त का विजय ध्वज लहराओ। विजयनाद करते हुए सैनिक राजभवन के अनेकों खंड में घूमने लगे। राजभवन से दूर के मकानों में भी सैनिक घूमने लगे। मध्याह्न का तपता सूर्य अस्ताचल की ओर जाए उससे पूर्व ही महाराज चंद्रगुप्त का ध्वज राजभवन पर लहराने लगा। चारों ओर विजय दुंदुभिया बजने लगी। पर्वतक ने नीचे मुंह किए खड़े राजभवन के परिचारकों को आज्ञा के स्वर में कहा, महाराज चंद्रगुप्त की सेवा करनी हो तो तुम सबको अभयदान देता हूँ, और यदि निवृत्त होना हो तो तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक जा सकते हो। कोई भी सेवक निवृत्त होने के लिए तैयार नहीं हुआ। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। पूरे नगर में चंद्रगुप्त की विजय के नगाड़े बज रहे थे। आर्य संदीप दुर्ग पर कब्जा कर राजभवन में लौट आया। उसने पर्वतक को नमस्कार कर कहा, महाराज, दुर्ग पर अपना विजय ध्वज गर्व के साथ फहरा रहा है। नगर शांत है। तुम महाराज चंद्रगुप्त के पास जाओ और विजय की बधाई दो। कल महात्मा चाणक्य का स्वागत करने मैं पूर्व के तोरण द्वार पर उपस्थित रहूंगा। संदीप चला गया। कुछ ही समय के बाद एक सैनिक ने आकर पर्वतक को बताया, प्रभो, सामने वाले उद्यान के एक छोटे से महल में एक युवती है। वह किसी भी उपाय से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। महल के सभी दास दासियां बाहर निकलकर चले गए हैं। कौन है वह मंदभाग्य युवती? सैनिक जानता नहीं था। उसने कहा, महाराज, यह मैं नहीं जानता। सम्राट के एक परिचारक ने कहा, महाराज, वह राजनर्तकी का महल है। ओह, उसका यह एम? कहकर पर्वतक ने सैनिकों से कहा, चलो मैं उसके गर्व को मिटाता हूँ। पर्वतक राजनर्तकी सुषमा के महल की ओर सैनिक के साथ चल पड़ा। उस महल में 7 कक्ष थे। एक कक्ष में शाम्ब कापालिक के विज्ञान से विषाक्त बनी हुई सुषमा एक शैया पर निश्चेष्ट पड़ी थी। पर्वतक उस कक्ष में गया।
सुषमा को सैया पर देखकर बोला, ओ राजनर्तकी। सुषमा मुंह छुपाई पड़ी थी। पर्वतक ने गरजते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो, महाराज चंद्रगुप्त की सेवा न चाहने वाले का वध होगा। सुषमा ने पर्वतक की ओर देखा। पर्वतक को कुछ स्मृति हो आई। इस सुंदरी को पहले कहीं देखा है। उसने राजनर्तकी सुषमा का हाथ पकड़ा। सुषमा ने संकोचवश कहा, महाराज मुझसे दूर रहें। इतना अभिमान? संभव है तुझे ज्ञात नहीं है। तू जिसके प्रताप को याद कर रही है वह धनानंद अपने वंश के साथ यमलोक पहुंच चुका है। सुंदरी, मैंने तुझे कहीं देखा है, पता नहीं कहाँ, स्वप्न में या साक्षात। राजनर्तकी ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया। इस प्रयत्न में पर्वतक को सौंदर्य दिखा। विजय के नशे में वह थका हुआ था। अब कामवासना का उद्रेक भी प्रकट हो गया। उसने द्वार के पास खड़े सैनिकों की परवाह किए बिना ही सुषमा को बाहुपाश में जकड़ लिया। सुषमा के मन में अपनी बात कहने की भावना तीव्र हुई, परंतु वह कुछ भी बोल नहीं सकी। और सुषमा बोली, महाराज मैं विषकन्या हूँ, मुझसे दूर रहें। बहाना मत बनाओ, तुम तो अमृत हो। सुषमा की छाती धड़कने लगी और उसने देखा कि पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त करने वाला वीर योद्धा अपनी काम वासना को पूरी करने से पूर्व ही विश्व के प्रभाव से तड़पता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखारू हो गए। सुषमा चीख पड़ी। वह पलंग से नीचे उतरी और पर्वतक के निर्जीव देह की ओर देखने लगी। उसकी चीख सुनकर सैनिक भीतर आए। उन्होंने देखा कि महाराज पर्वतक में मरे पड़े हैं। सैनिक ने उसी क्षण अपनी तलवार सुषमा के वक्षस्थल में पिरो दी। सुषमा वहीं गिर पड़ी। सैनिक तत्काल भवन के बाहर गया और अपनी सेनानायक से सेनापति की मृत्यु की बात कही। उसी समय सेनानायक नगर के बाहर की छावनी की ओर चल पड़ा। रात हो गई थी। महाविनाश का घोर अंधकार